चलिए अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स के बाद अगली चीज जो हमको देखनी है वो कौन सी रहेगी, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। ठीक है, अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में ना क्या बोला था अपन ने, अल्केन्स जो होते हैं ये केमिकली काफी कम रिएक्टिव होते हैं। इसी वजह से इनको क्या कहा था हमने, दे आर कॉल्ड पैराफिन। ध्यान है? तो कौन सी चीज होती है, केमिकल रिएक्टिविटी जो होगी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन्स की ये कम होती है। ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी के कम होने की जो वजह रहेगी है ना, ये वजह क्या होती है, तो हम इसके लिए रीजन बोलते हैं कि अल्केन्स में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड्स ही होते हैं सिर्फ। ठीक है ना, और कार्बन हाइड्रोजन में क्या नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी कम है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर न तो कोई इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है, नहीं कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर रहेगा। समझ आ रही बात है? तो इस वजह से न तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आते हैं और नहीं कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे। समझ आ गई बात है? तो अब फिर रिएक्शंस के आगे बढ़ने का जो तरीका हो सकता है वो तरीका क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड्स तोड़कर ही रिएक्शन हो सकती है। समझ आ रही बात है ना? अल्केन्स में इलेक्ट्रॉन रिचनेस है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कुछ भी नहीं थी, इस वजह से इन पर न तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पा रहे थे, नहीं इन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पा रहे थे। ठीक है, तो अब रिएक्शन के होने का एक ही तरीका बचा था, एंड दैट वे वाज व्हाट, बाय ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर को यदि हम देखें तो इनमें जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ कौन से होते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ आती बात है? और कार्बन कार्बन बॉन्ड भी छोटा होता है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड उससे भी ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो रिएक्शन जब सिर्फ बॉन्ड्स के टूटने से होनी थी, तो जो बॉन्ड यहाँ पर टूटने वाले थे रिएक्शन के टाइम पर वो कौन से थे, या तो स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ आ रही बात है? ठीक है ना, तो ऑर्डिनरी कंडीशंस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के आपस में टकराने से जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना, वो एनर्जी इतनी नहीं होती कि क्या हो पाए यहाँ ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट पाए। आई बात समझ में? तो इस वजह से हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे इस वजह से इनकी केमिकल रिएक्टिविटी कम होती है। समझ आ रही बात है ना? तो इलेक्ट्रॉन रेफरेंस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दोनों के ना होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों के लिए ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं थे। और दूसरी चीज कौन सी थी कि रिएक्शन होने का अब एक ही तरीका बचा था कि बॉन्ड्स को तोड़कर रिएक्शन करवाई जाए। तो जो बॉन्ड्स टूटने वाले थे वो या तो स्ट्रॉन्गर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स थे या फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे। ठीक है ना, तो ऑर्डिनरी कंडीशंस में मॉलिक्यूल्स के आपस में टकराने से निकलने वाली एनर्जी क्या नहीं होती, इन बॉन्ड्स को तोड़वा नहीं पाती, और इस वजह से क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे इस वजह से इनकी रिएक्शंस का होना मुश्किल हो जाता है ऑर्डिनरी कंडीशंस में। आई बात समझ में? पहली है। अगली चीज जो होती है इसी में वो कौन सी रहेगी कि अब इनमें रिएक्शन जो हो रही है ना, होंगी तो मुश्किल से कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही। ठीक है, अब अगली चीज जो हमको देखनी है वो कौन सी रहेगी कि इन रिएक्शंस का नेचर क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही हैं, तो इसका मतलब यहाँ क्या नहीं हो सकता, एडिशन नहीं हो सकता, क्योंकि एडिशन तो कहाँ होता है, दैट इज अक्रॉस पाई बॉन्ड। समझ आई बात है? तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड रिएक्शंस हैं वो एक्सपेक्टेड रिएक्शंस कौन सी होती हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिएक्शंस रहेंगी सब्स्टिट्यूशन। आई बात समझ में? और सब्स्टिट्यूशन में भी जो बॉन्ड है यहाँ पर वो कौन से हैं, कार्बन कार्बन नॉन पोलर या कार्बन हाइड्रोजन भी ऑलमोस्ट नॉन पोलर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड फिशन होगा रिएक्शन होने के समय पर वो अधिकतर बार क्या ही रहने वाला है, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। समझ आ गई बात है? तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन से क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन से यहाँ पर रिएक्शंस होंगी, तो रिएक्शन एक तो सब्स्टिट्यूशन थी और होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन से हो रही थी, मतलब कौन से रहेंगी, दीज आर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अधिकतर केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं अल्केन्स की वो कौन सी होती हैं, दीज आर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, बट नॉट एसेंशियली ऑल, जो भी अपन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे। क्लियर है बात ये है? अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली रिएक्शन जो हम देख रहे हैं वो कौन सी, दैट इज रीड रिएक्शन। ठीक है, हालांकि इस रिएक्शन को हमने जीओसी में फ्री रेडिकल वाले सेक्शन में पढ़ा हुआ था, बट एक बार फिर से देख लेते हैं इसको ना। रीड रिएक्शन
रिएक्शन में कौन सी चीज होती है, अल्केन पर रिएक्शन होता है किसका, SO2Cl2। SO2Cl2 का नाम क्या होता है, दैट वी कॉल सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ठीक है, तो अल्केन के ऊपर सल्फ्यूराइल क्लोराइड की रिएक्शन होती है लाइट की प्रेजेंस में, तो इसमें फॉर्मेशन हो जाता है किसका, अल्काइल क्लोराइड, साथ में यहाँ HCl एंड SO2 ये दोनों यहाँ से उड़ जाते हैं। ठीक है, तो रीड रिएक्शन में अल्केन का ट्रीटमेंट SO2Cl2 मतलब सल्फ्यूराइल क्लोराइड से करवाया जाता है लाइट की प्रेजेंस में, तो इससे रिएक्शन में फॉर्मेशन हो जाता है अल्काइल क्लोराइड का, साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCl एंड SO2 इवॉल्व हो जाते हैं। आगे समझ में, अब ये रिएक्शन जो होती है ये लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है, और सल्फर क्लोरीन बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, होमोलाइटिकली आसानी से टूट सकता है। इस वजह से हम बोलते हैं रिएक्शन जो होती है दिस फॉलोज व्हाट, दैट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, अब फ्री रेडिकल रिएक्शंस का मैकेनिज्म भी लिखना सीखा हुआ है हमने। कौन सी चीज देखो यहाँ पे, आप अपने आप सारी चीजें क्लिक करती जाएंगी। SO2Cl2 लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पर सल्फर क्लोरीन बॉन्ड का होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन कहाँ छूटा, सल्फर पर, और एक ऑड इलेक्ट्रॉन कहाँ छूटा, क्लोरीन पर। समझ आ गई बात ये, तो SO2Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब क्या होगा, SO2Cl रेडिकल जो होता है क्या हो जाएगा इसमें, अब फ्रेगमेंटेशन। ठीक है ना, तो यहाँ से SO2 उड़ जाएगी, क्या बच गया यहाँ पर, Cl का फ्री रेडिकल। समझ आ गई बात ये, अभी जो Cl रेडिकल है अल्केन पर जाएगा, तो कौन सी चीज पढ़ रखी है हमने, जब भी किसी रेडिकल के पास दो ऑप्शन होते हैं कि वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करे या किसी और से, तो वो किसको ही प्रेफर करता है, दैट इज हाइड्रोजन। तो ये क्लोरीन का रेडिकल यहाँ से हाइड्रोजन को अपने साथ लेकर निकल जाता है, क्या बनेगा यहाँ पर, HCl, दैट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, SO2 बन चुका, और कौन सी चीज बन गई यहाँ पर, दिस अल्काइल फ्री रेडिकल। समझ आ गई बात ये, अभी अल्काइल फ्री रेडिकल किस पर जाएगा, दैट इज ओवर SO2Cl2, यहाँ से वो एक Cl का होमोलाइटिकली क्लीवेज करवा के अपने साथ लेकर क्या बना लेगा, रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट, और इधर क्या बन गया फिर से SO2Cl का फ्री रेडिकल। ये जो फ्री रेडिकल फिर से क्या होगा, इसमें फ्रेगमेंटेशन, और इस टाइप से रिएक्शन जो होगी ये रिपीट होती जाएगी, और हमको क्या मिलता जाएगा, रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट दैट इज RCl, है ना। फ्री रेडिकल रिएक्शंस में टर्मिनेशन कब होता है वो जानते हैं अपन, जब भी क्या हो जाएगा, कोई दो फ्री रेडिकल्स आपस में टकरा जाएंगे, तो कौन सी चीज हो जाएगी, वहां किसी नए रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं होता, तो रिएक्शन क्या हो जाती है, वहां पर फिर रुक जाती है। समझ आई बात है, तो दिस इज व्हाट सिंपल रीड रिएक्शन। क्लियर हो गया सबको अच्छे से, तो रीड रिएक्शन में क्या करवाया हमने, अल्केन का SO2Cl2 के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो यहाँ फॉर्मेशन हुआ था RCl HCl एंड SO2 का। ठीक ना, रिएक्शन मैकेनिज्म हमने क्या बोला, दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। समझ आ गई बात ये, लिख लिया होगा रिएक्शन आपने, इट इज सिंपल, अल्केन प्लस SO2Cl2 in presence of light gives us what, RCl plus HCl plus SO2। क्लियर है अच्छे से। अब इसके बाद अगली वाली रिएक्शन जो अपन इसमें बोलते हैं, ये रिएक्शन कौन सी होती है, दिस वी कॉल दैट नाइट्रेशन। ठीक है ना, नाइट्रेशन रिएक्शन जो होगा ये भी क्या ही रहने वाला है, तो हम बोलेंगे दिस रिएक्शन आल्सो इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, हम बोलेंगे अल्केन पर से हम किसको हटाएंगे, हाइड्रोजन को हटाते हैं, और यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर किसको लगवा देते हैं हम, दैट NO2 को। समझ आ गई बात ये, इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ H by NO2, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज दैट नाइट्रेशन। आया समझ में। अब अल्केन्स का नाइट्रेशन करवाना है, तो अल्केन्स की रिएक्टिविटी तो कम है, ऐसा हम बोल ही चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और अल्केन लेते हैं, और रिएक्शन में हमको यहाँ हीटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, टेम्परेचर जो होता है इट रेंजेस फ्रॉम व्हाट 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू अराउंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, ये रिएक्शन जो होती है, इस रिएक्शन में टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है दैट टेम्परेचर इज व्हाट, तो वी से इट इज 150 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ आ गई बात ये, इतने टेम्परेचर पर अल्केन तो गैस था ही, HNO3 भी किस में आ जाता है, दैट आल्सो कम्स इन वेपर फॉर्म। आती बात समझ में, क्या बोला अपने, जितने टेम्परेचर पर ये रिएक्शन चल रही है, इतने टेम्परेचर पर दोनों ही रिएक्टेंट्स किस में आ जाते हैं, दे कम इन वेपर फेज। ठीक है, और इनके वेपर फेज में आ जाने की वजह से इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, वेपर फेज नाइट्रेशन कहा जाता है। आया समझ में,
क्या बोलेंगे अपन, रिएक्शन जो होगी अल्केन्स का नाइट्रेशन, ये क्या भी कहलाती है, दैट वेपर फेज नाइट्रेशन। क्लियर है? अब ये आपको समझ समझ के साथ साथ में लिखते हुए चलना है, मैंने स्पीड को उसी हिसाब से रखा है कि आप लोगों को लिखने में भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो हमने कौन सी चीज बोली है, अल्केन्स का नाइट्रेशन इज नोन एज व्हाट, दैट वेपर फेज नाइट्रेशन। और वजह इसकी क्या है, तो हमने बोला जितने टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, क्या हो जाएगा, उतने टेम्परेचर पर दोनों ही रिएक्टेंट्स वेपर फेज में जाकर ही रिएक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। नाइट्रेशन रिएक्शन का मतलब क्या बताया मैंने आपको, इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय NO2। समझ आ गया ये भी, है ना। अब अगली चीज जो होती है इसमें, ये कौन सी वाली रहेगी, तो हम बोलते हैं यहाँ पर रिएक्शन में टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्या भी हो जाता है, तो हम बोलेंगे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है अल्केन का, इसका भी फिशन हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से रिएक्शन में हमको ढेर सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलेगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। यदि कार्बन की चेन में फिशन नहीं होता तो यहाँ रेडिकल कहाँ बन सकता था, टर्मिनल कार्बन पर भी और इस सेंट्रल कार्बन पर भी। क्या बोला हमने, रिएक्शन होने का तरीका क्या रहेगा, तो हमने बोला टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्या हो सकता है, रिएक्शन कार्बन कार्बन बॉन्ड फिशन होकर भी हो सकती है, या फिर कार्बन की चेन के इंटैक्ट रहते हुए भी हो सकती है। आई बात समझ में, है ना। अब कौन सी चीज है, यदि कार्बन की चेन इंटैक्ट है, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड फिशन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं कि एक बार रेडिकल कहाँ बन सकता है, टर्मिनल कार्बन पर, या फिर रेडिकल कहाँ भी बन सकता है, सेंट्रल कार्बन पर। आएगा समझ में। यदि टर्मिनल कार्बन पर रेडिकल बना और वहां NO2 लगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दिस 1 नाइट्रो प्रोपेन। समझ आ गई बात है। लेकिन रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ भी है, कार्बन नंबर 2, क्योंकि रेडिकल तो यहाँ भी बन सकता है और इनफैक्ट क्या बनेगा, ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री होने की वजह से, तो NO2 कहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी। तो ये क्या बन जाएगा, दिस 2 नाइट्रो प्रोपेन। आगे समझ में, ठीक है। फिर कौन सी चीज है, अब ये वाली दोनों दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं इनका मिलना तो किस टाइप से हमको समझ में आ रहा है, दैट इज बाय इंटैक्ट ऑफ कार्बन चेन, ठीक है। यहाँ पे कार्बन चेन में फिशन नहीं हुआ था, समझ आई बात ये, ठीक है। अब यदि कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है तो एक ही टाइप से टूट सकता है, एक यहाँ से भी बॉन्ड तोड़ा हमने, ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, एक मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा और एक कौन सा, इथाइल फ्री रेडिकल। तो एक बार NO2 किस पर जुड़ जाएगा, मिथाइल पर, और एक बार इथाइल पर। तो जो दो और प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं यहाँ, एक कौन सा हो जाएगा, दिस नाइट्रो इथेन, और एक और जो रहेगा ये कौन सा हो जाएगा, नाइट्रो मीथेन। समझ आ गई बात है। तो इस तरीके से क्या देखा हमने यहाँ, तो हम बोल रहे हैं रिएक्शन जो होती है, इस रिएक्शन में हमको टोटल 4 प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। आगे समझ में, तो जो वेपर फेज नाइट्रेशन रिएक्शन होता है, ठीक है ना, इस वेपर फेज नाइट्रेशन रिएक्शन में कौन सी चीज होती है, हम बोलेंगे वेपर फेज नाइट्रेशन रिएक्शन में हमको ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है ना। और इसी वजह से एक और रीजनिंग का जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कौन सा रहेगा, कि नाइट्रो अल्केन्स बनाने के लिए अल्केन्स का डायरेक्ट नाइट्रेशन क्या नहीं माना जाता, एक अच्छी रिएक्शन नहीं मानी जाती, है ना। क्या रहेगा रीजनिंग का क्वेश्चन, कि direct vapor phase nitration of alkanes that is not considered as what, a good synthetic tool for synthesis of nitroalkanes। आएगा समझ में, vapor phase nitration of alkanes this is not considered as a good synthetic tool for synthesis of what, nitroalkanes। समझ आ गई बात, क्लियर है अच्छे से। क्या बोला अपन ने, अल्केन्स का नाइट्रेशन क्या कहलाता है, वेपर फेज नाइट्रेशन, है ना। वजह क्या, रिएक्शन वेपर फेज में हो रही है ज्यादा टेम्परेचर की वजह से, इसलिए रिएक्शन क्या होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। फिर क्या बोला अपन ने, ज्यादा टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट कर भी रिएक्शन हो सकती है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड बिना टूटे भी रिएक्शन हो सकती है। यदि बिना टूटे रिएक्शन होगी तो क्या बोलेंगे, दो जगह रेडिकल बन सकते हैं, एक 1 डिग्री कार्बन, एक 2 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन पर नाइट्रो ग्रुप का जोड़ना क्या दिलवाएगा, नाइट्रोप्रोपेन, और 2 डिग्री कार्बन पर नाइट्रो ग्रुप का जोड़ना क्या दिलवाएगा, 2 डिग्री नाइट्रोप्रोपेन, ठीक है ना। फिर यदि कार्बन कार्बन बॉन्ड फिशन हो जाएगा तो एक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, नाइट्रो इथेन, और एक क्या बन जाएगा, नाइट्रो मीथेन। समझ आ गई बात है। रिएक्शन में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिल रहा है, इस वजह से क्या बोला हमने, कि नाइट्रो अल्केन्स को बनाने के लिए अल्केन्स का वेपर फेज नाइट्रेशन क्या नहीं माना जाएगा, अच्छी रिएक्शन नहीं मानी जाएगी। क्लियर हो गई बात ये। अब इसके बाद
नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो होती है ये कौन सी है, दिस वी कॉल दैट सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब सल्फोनेशन रिएक्शन जो होती है इसका मतलब क्या होता है, हम बोलेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय SO3H ग्रुप। ठीक है, सल्फोनेशन में सबसे पहली चीज हम क्या लिखेंगे, सल्फोनेशन रिएक्शन इज व्हाट, हम बोलते हैं इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय SO3H। आगे समझ में, इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन by SO3H group. This we call what that sulfonation reaction. Clear? ये रिएक्शन जो होगी ये भी क्या होती है, हम बोलेंगे this also is a free radical substitution reaction. ठीक है, ये वाली रिएक्शन जो होती है ये भी क्या रहेगी, हम बोलेंगे ये भी एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। समझ आ गई बात है। अगली चीज जो अपन बोलते हैं इसमें ये कौन सी रहेगी, इसमें हम अल्केन का रिएक्शन करवाएंगे फ्यूमिंग H2SO4 से। SO3H का जो सोर्स रहेगा यहाँ पर वो क्या रहने वाला है, तो बोलेंगे दैट इज फ्यूमिंग H2SO4, दैट इज रिएक्टेंट फॉर सल्फोनेशन रिएक्शन। आया समझ में? तो सल्फोनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, H को हटाकर SO3H को लगाना, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात कौन सी इसमें, हम बोलते हैं इसमें कि इसका सल्फोनेशन के लिए जो सोर्स होता है या जो रिएक्टेंट होता है वो क्या रहेगा, दैट अल्केन के साथ फ्यूमिंग H2SO4। ठीक है ना। अगली बात कौन सी हमने बोली, ये रिएक्शन जो होती है ये भी क्या होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है। समझ आ गई बात है ना। अब क्या होगा इसमें, तो हम बोलते हैं ये आइसोब्यूटेन जो होता है ये सबसे छोटा अल्केन होता है जिस पर सल्फोनेशन रिएक्शन होता है, और ये भी कहाँ हो रहा है, दैट इज एट दिस 3 डिग्री कार्बन। समझ आती बात है। क्या बोलेंगे हम, क्या हम इसको आइसोब्यूटेन को फ्यूमिंग H2SO4 के साथ जब हीट करवा देंगे तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, इस कंपाउंड का जिसमें सल्फोनिक एसिड ग्रुप कहाँ पर लग गया, दैट इज एट 3 डिग्री कार्बन। समझ आई बात है। हम क्या बोलते हैं जो आइसोब्यूटेन होता है दैट इज द स्मॉलेस्ट अल्केन व्हिच अंडरगोज सल्फोनेशन। समझ आ गई बात है। और स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की यदि हम बात करें तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाएगा, N-हेक्सेन जो होता है दैट इज व्हाट द स्मॉलेस्ट अल्केन व्हिच अंडरगोज द सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक है ना। ओवरऑल क्या बोले अपन ने, आइसोब्यूटेन सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है जिस पर रिएक्शन हो रही है। ठीक है ना। और यदि स्ट्रेट चेन देखें हम तो N पेंटेन तक क्या नहीं होता, सल्फोनेशन नहीं होता। क्या रहेगा, N-हेक्सेन वो सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है जिस पर है ना स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जिस पर रिएक्शन हो पा रही है। समझ आई बात है। ठीक है ना। क्या वजह इसकी हम बोलेंगे, तो हम बोलेंगे ऊपर वाले रिएक्शन देखकर हमको क्या समझ में आ रहा है कि रिएक्शन नहीं हो पा रही है जहाँ पर क्या रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा थी। आता है समझ में। तो हम बोलेंगे कि 3 डिग्री रेडिकल रिएक्शन हो गई, इधर 2 डिग्री पर जब होगी तो क्या रहेगा, कार्बन का नंबर ज्यादा होना जरूरी है। ठीक है ना। तो हम बोलेंगे जब तक अल्केन की स्ट्रेट चेन में क्या ना हो जाए, 6 कार्बन ना आ जाए, तब तक क्या हो जाएगा, सल्फोनेशन के लिए जितना स्टेबल रेडिकल रिक्वायर्ड है उतना स्टेबल रेडिकल बन ही नहीं पाता। क्लियर होगी बातें। तो इस वजह से क्या बोले हमने कि आइसोब्यूटेन जो रहेगा ना क्या रहेगा, अल्केन से सबसे छोटा अल्केन जिस पर सल्फोनेशन होता है। और यदि हम स्ट्रेट चेन की बात करें तो क्या बोले हमने, N पेंटेन तक के हाइड्रोकार्बन में सल्फोनेशन नहीं होता। ठीक है ना। किससे स्टार्ट होगा ये, N-हेक्सेन से, जिसमें भी रिएक्शन कहाँ पर होगी, कार्बन नंबर 2 पर। समझ आ गई बात है। ठीक है। तो सल्फोनेशन रिएक्शन एक बार रिपीट कर लें, छोटा सा ये क्या हो जाएगा, इसमें सल्फोनेशन में इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय SO3H। ठीक है ना। रिएक्टेंट अल्केन के अलावा क्या है, दैट फ्यूमिंग H2SO4। ठीक है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या बोला हमने फिर से, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। फिर कौन सी चीज बोली हमने कि आइसोब्यूटेन क्या रहेगा, सबसे छोटा अल्केन जिस पर सल्फोनेशन होता है। ठीक है ना। और स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की यदि हम बात करें तो N-हेक्सेन सबसे पहला स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होगा जिसके ऊपर सल्फोनेशन रिएक्शन होता है। N पेंटेन तक सल्फोनेशन रिएक्शन नहीं होगी। और इसका रीजन हमने क्या बोला, हम बोलेंगे ये रिएक्शन ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल के थ्रू ही आगे जा पाती है। ठीक है ना। यहाँ पे आइसोब्यूटेन में तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल बन सकता था जो रेडिकल्स में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, अल्काइल रेडिकल्स की यदि हम बात कर रहे हूँ तो। ठीक है ना। और फिर क्या हो जाएगा ये N-हेक्सेन में ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, काफी ज्यादा रहेगी, जिस वजह से यहाँ पर भी रिएक्शन फिजिबल हो जाता है।
आगे समझ में सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए। चल अब इसके आगे के रिएक्शन हम देखते हैं।